खूबसूरत और प्यारे से जंगल में कालू कव्वी रहती थी। कालू कव्वी बहुत ही खूबसूरत थी और कालू कव्वी की शादी बहुत ही शानदार तरीके से हुई थी। कालू कव्वी डोली में बैठी अपने ससुराल जा रही थी और कालू कव्वी के जाते जाते कालू कव्वी के आगे पीछे बाजे बजाने वाले थे। कालू कव्वी अपने घर की शहजादी थी और कालू कव्वी की शादी भी बहुत शानदार हुई थी। कालू कव्वी ने अपनी शादी पर तमाम शौक पूरे कर लिए थे। जैसे ही कालू कव्वी की शादी हो गई तो वो अपने जंगल से बहुत दूर चली गई। 2 साल का अरसा गुजर गया और कालू कव्वी एक खूबसूरत सी वादी में आकर रहने लगी। उस खूबसूरत वादी में और भी कई परिंदे रहते थे और उस परिस्तान वाली वादी में एक खबर आग की तरह फैलने लगी। जंगल के तमाम परिंदों के बच्चे कोई चुरा कर लेकर जा रहा था, लेकिन ना जाने वो कमबख्त कौन था। कोई भी नहीं जानता था कि उसको इन परिंदों के बच्चों से क्या दुश्मनी है। परिस्तान की खूबसूरत वादी में एक चील राजा थे। उन्होंने ऐलान किया, वादी के तमाम परिंदों से गुजारिश है कि अपने अपने बच्चों का ख्याल खुद रखें। भोजन की तलाश में जब भी निकलें तो अपने बच्चों की हिफाजत खुद करके जाएं। ना जाने परिस्तान की वादी में ऐसा कौन सा सांप बैठा है जो तमाम पंछियों के बच्चों को ले जा रहा है। चील राजा का ये ऐलान तमाम परिंदों ने सुना। उसी जगह टूनी और कुकी चिड़िया भी बैठे थे। चील राजा के ऐलान की आवाजें उनके कानों में भी गूंज रही थी। एक दिन टूनी खाने की तलाश में घर से बाहर जाने लगी और जाते जाते अपनी बेटी से कहकर गई, बेटा, वादी में बच्चे गुम हो रहे हैं, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। अगर मैं घर बैठी रही तो हम भूखे मर जाएंगे, इसीलिए मैं राशन लेने जा रही हूँ और तुम घर का दरवाजा बंद करके आराम से बैठ जाना। टूनी जैसे ही अपनी बेटी को समझाकर राशन लेने के लिए उड़ गई तो उसके पीछे से टूनी की बेटी भी गायब हो गई। टूनी वापसी पर जब घर आई तो उसने क्या देखा कि कमरे में उसकी बेटी मौजूद नहीं थी। टूनी जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी, हाय मेरी बेटी, कहाँ चली गई? मेरी गलती, मैं तुझे छोड़ के ना जाती, तुझे भी वो जानवर ले गया। कहाँ से लाऊंगी मैं तुझे बेटी? मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। टूनी रोने लगी और दूसरी तरफ हर नए दिन एक और बच्चा गायब होता। पिंकी गायब हो गई, कुकी की बेटी गायब हो गई, रानी गायब हो गई। तमाम परिंदे रोने लगे और फिर एक जगह इकट्ठे हो गए। परिस्तान की वादी में चील ने फैसला किया कि इस मसले का हल जरूर निकलना चाहिए। वादी में कोई भी ऐसा परिंदा नहीं जिससे हमारी दुश्मनी हो, लेकिन हाँ, एक बिल्ली है, चन्नू मियाँ। उसको देखना चाहिए, वही है जो परिंदों के बच्चों को खा सकती है। हमें सबको मिलकर उसके पास जाना चाहिए। फिर वादी के तमाम परिंदे चन्नू बिल्ली के पास आ गए। चन्नू बिल्ली को कहने लगे, चन्नू मियाँ, फौरन से बाहर निकलो और हमारे चंद सवालों के जवाब दो। चन्नू बिल्ली चील की आवाज सुनकर फट से बाहर निकली और फिर उनसे पूछने लगी, क्या हुआ? क्या हुआ तुम सब इकट्ठे मेरे पास? खैरियत तो है ना? जी जी चन्नू मियाँ, खैरियत ही है। तुम एक बात बताओ, वादी में परिंदों के बच्चे गायब हो रहे हैं, लेकिन तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास है। और तुम ये बताओ कि वादी में जो परिंदों के बच्चे गायब हो रहे हैं, क्या वो तुम ले जा रही हो और उन्हें खाकर कहीं फेंक देती हो? अरे अरे चील राजा, हट्टे कट्टे हो और आके सवाल मेरे से कर रहे हो। 5 सालों से हम इसी वादी में इकट्ठे रहते हैं और कभी हमने एक दूसरे को शिकायत का मौका नहीं दिया, लेकिन ना जाने आज तुम्हें मुझ पर क्यों शक होने लगा? बस छन्नू, बहुत मुश्किल में फंस गए हैं। ना जाने वो कौन सा सांप है जो वादी में छुपा बैठा है और पता भी नहीं लगने देता कि बच्चे कब और कैसे गुम हुए। आप सब फिक्र मत करो, हम मिलकर इस मसले का हल निकालेंगे। मैं ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं आप सबको अपना दोस्त मानती हूँ। कालू कव्वी भी इसी वादी में रहती थी, लेकिन
कालू कवि कभी भी किसी से घुलती मिलती ना ही उसको किसी के घर जाने की आदत थी। बस छन्नू बिल्ली से उसकी थोड़ी बहुत जान पहचान थी। वादी के तमाम परिंदे इस मसले का हल निकालने के लिए बैठे थे, लेकिन वो इस मसले को हल नहीं कर पा रहे थे। एक दिन छन्नू बिल्ली का सामना कालू कवि से हुआ। छन्नू बिल्ली कालू कवि से कहने लगी, बहन, तुम वादी के हालात तो जानती हो। पहले कभी भी 5 सालों में ये नहीं हुआ जो अब हो रहा है। ना जाने कौन है जिसको बच्चों के साथ दुश्मनी है। तुम क्या कुछ जानती हो? नहीं नहीं, भला मैं क्या जानती हूँ? मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं। चलो, कभी ना कभी तो पता लग ही जाएगा कौन ऐसी हरकतें कर रहा है। अच्छा अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे जरा काम है। छन्नू बिल्ली को कालू कवि पर शक होने लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगली सुबह भालू बाहर बैठकर इंजॉय कर रही थी कि उतनी ही देर में वहां पर कालू कवि आई और उसने भालू को शिकार किया। अपनी चोंच में दुबाए उड़ गई। वादी में कोई नहीं जानता था कि ये बच्चे गायब होने वाली हरकत कालू कवि कर रही है। अगर वादी में किसी भी पंछी को ये बात पता लग जाती तो कालू कवि का जिंदा रहना मुश्किल था। कालू कवि ने भालू को लाकर उन तमाम परिंदों के साथ रख दिया। कालू कवि ने उन परिंदों के बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। वो बहुत मोहब्बत करती थी परिंदों के बच्चों से, लेकिन न जाने वो ऐसा क्यों करती थी कि सबको अजियत दे रही थी। एक दिन छन्नू बिल्ली को घर से बाहर जाना था। उसने सोचा कि मैं कालू कवि को बता कर जाती हूँ और साथ देखती हूँ कि वो हमें अपने घर में क्यों नहीं आने देती। एक घर का दरवाजा तो खुला रहता है, लेकिन उसके साथ वाले कमरे में कौन है कोई नहीं जानता। उधर कालू कवि ने कभी किसी को नहीं जाने दिया था। छन्नू बिल्ली कालू कवि को बताने के लिए आई तो उसने क्या देखा कि कमरे का दरवाजा खुला था। छन्नू बिल्ली दूसरे कमरे की विंडो से देखने लगी। उसने क्या देखा कि वहां पर सारे परिंदों के बच्चे वहीं मौजूद थे, लेकिन उन्हें तो कोई आंच नहीं आई थी। फिर कालू कवि ने ऐसा क्यों किया? छन्नू बिल्ली ये सब देखकर हैरान रह गई कि वादी में छुपा सांप कालू कवि है। कोई जानता तक नहीं ये ऐसे काम कैसे कर लेती है। क्या इसमें कोई भूत है? फिर छन्नू बिल्ली ने कालू कवि को पकड़ लिया और कालू कवि को दूसरी जगह ले जाकर उससे सवाल करने लगी। आखिर ये परिंदों के बच्चे तुम्हारे पास कैसे? तुम्हारा क्या मकसद है? तुम इस वादी में कब से और क्यों आई हो? तुम्हारा कोई मकसद है तो हमें बता दो। अगर वादी के बाकी परिंदों तक ये खबर पहुंची तो तुम जिंदा नहीं रह सकोगी। कालू कवि छन्नू बिल्ली से कहने लगी, क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें सब मालूम हो गया है? जी कालू कवि, मैं सब जान चुकी हूँ। अब तुम्हें मुझे सच बताना होगा और झूठ की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम इस वादी में कई अरसे से रह रही हो। और फिर कालू कवि को मजबूर होकर छन्नू बिल्ली को सारी हकीकत बतानी पड़ी। मुझे माफ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन मेरा क्या कसूर था? मेरी ममता का क्या कसूर था? मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों मिली? मैं तो शहजादी थी अपने घर में, लेकिन ना जाने मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ। कालू कवि, तुम क्या कोई मुश्किल में हो? तुम शेयर करो मुझसे, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर दूं। क्या तुम्हें कोई ये सब करने को कह रहा है? नहीं नहीं, मैं अपनी ममता के हाथों मजबूर हूँ। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ। मैं अपने घर की शहजादी थी और मेरी शादी भी शहजादियों की तरह हुई। ये डोली सजी थी, मैं डोली में दुल्हन बनी बैठी थी। तमाम परिंदे मेरी डोली उठाए हुए थे। मैं बहुत खुश थी। मैं एक खूबसूरत दुल्हन बनी डोली में बैठी थी। इर्द गिर्द तमाम बांसुरी बजाने वाले बांसुरी बजा रहे थे। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। मैं जंगल से दूर एक खूबसूरत सी जगह आ गई। वहां पर मैं रहने लगी। मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी कि अचानक मुझे पता लगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर सुनकर मेरा शौहर बहुत खुश हो गया। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा और जिस दिन
मैं माँ बन गई। उस दिन उसने मुझे बताया कि उसकी पहले से शादी हो चुकी थी। उसकी पहली बीवी माँ नहीं बन सकती थी और उसको बच्चा चाहिए था, जिसकी वजह से वो यूएस से छोड़कर इस जंगल में आया और उसने मुझसे शादी की। वो अपनी पहली बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, इसीलिए उसने मेरा इस्तेमाल किया। उसकी पहली बीवी यूएसए में रहती थी। जैसे ही मेरा बच्चा इस दुनिया में आया, मेरा शौहर उस बच्चे को ले गया। मैं रोती रही, तड़पती रही। मेरी ममता, उसका क्या कसूर था? मेरा क्या कसूर था कि मैंने इतना दुख बर्दाश्त किया? अब मुझे जंगल के वादियों के तमाम परिंदों के बच्चों की शक्ल अपने बच्चे जैसी लगती है। मुझे लगता है ये तमाम बच्चे मेरे हैं। बस ये मैं अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर कर रही हूँ। मुझे मेरा बच्चा लुटा दो। मैं तमाम परिंदों के बच्चों को वापस कर दूंगी, लेकिन तब तक ये सब बच्चे मेरे पास रहेंगे। छनु बिल्ली ने कालू कौवे की सारी कहानी सुनी। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वो कुछ कर तो नहीं सकती थी। उसने कालू कौवे से कहा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब तुम दूसरों के साथ क्यों बुरा कर रही हो? ना जाने तुम अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर कितनी माओं को सजा दे रही हो, कितनी माओं से उनके बच्चों को जुदा कर रही हो। नहीं छनु, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं ये बच्चे हरगिज नहीं दूंगी और मैं उम्मीद करूंगी कि तुम भी परिंदों को नहीं बताओगी। छनु बिल्ली कालू कौवे से ये कहकर चली जाती है कि उसको कहीं काम है और वो कुछ दिनों तक लौट आएगी। छनु बिल्ली का बच्चा तो उसके घर ही होता है और छनु बिल्ली वहां से चली जाती है। छनु बिल्ली रास्ते में जा रही होती है कि उसको एक नदी दिखाई देती है। छनु बिल्ली उसके पास रुकती है और क्या देखती है कि वहां पर रोने की आवाज आ रही है। छनु बिल्ली जैसे ही उस नदी में आती है तो क्या देखती है, कश्ती के ऊपर एक बच्चा है और छन्नू जैसे ही उस बच्चे को देखती है तो उसको उठा लेती है और उसको नदी के दूसरे पार लेकर जाती है और उससे पूछने लगती है, बेटा कौन हो तुम और तुम यहाँ कश्ती में कैसे? तुम्हारे वालिदैन कहाँ पर हैं बेटा? जी, मुझे भूख लगी है। मैं कई दिनों से इसी कश्ती के पास हूँ। हम कश्ती में जा रहे थे कि लेकिन मेरे वालिद और मेरी दादी माँ दोनों कश्ती में डूब गए, लेकिन मैं बच गया। मुझे कुछ नहीं पता बाकी मेरे रिश्तेदारों में से कौन है, आप मेरी मदद करें। छन्नू बिल्ली उसी वक्त फैसला कर लेती है कि वो इस बच्चे को कालू कौवे को दे देगी ताकि कालू कौवे बाकी परिंदों के बच्चों को वापस दे सके। छन्नू बिल्ली के वापस आने से पहले ही वादी के तमाम परिंदों को पता लग जाता है कि ये बच्चे चुराने वाली हरकत कालू कौवे कर रही है और फिर वहां पे तमाम परिंदे फैसला करते हैं कि कालू कौवे को इधर रहने का कोई हक नहीं। वो कालू कौवे को अपने पास बुलाते हैं और चील कालू कौवे से पूछने लगती है, हमें पता लग गया है कि ये बच्चों वाली हरकत तुम्हारी है। अब तुम्हें हम सबको बच्चे वापस करने होंगे, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। कालू कौवे चील से कहने लगी, नहीं, मैं बच्चे किसी को भी वापस नहीं दूंगी। वो मेरे बच्चे हैं, वरना मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मुझे मेरा बच्चा ला कर दो अगर तुम सब अपने बच्चे वापस लेना चाहते हो। मैंने आज तक तुम लोगों के बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बहुत मोहब्बत से रखा हुआ है। जब कालू कौवे उन परिंदों की बात नहीं सुनती तो वो फैसला करते हैं कि कालू कौवे को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। कालू कौवे को मारकर वो बच्चे अपने अपने घरों में लेकर जा सकते हैं। कालू कौवे को एक दरख्त के साथ बांध दिया जाता है ताकि उसको कत्ल कर दिया जाए और बच्चे कालू कौवे के घर से उठा लिए जाते हैं और फिर सबके सामने कालू कौवे को एक दरख्त के साथ रस्सियों के साथ बांध दिया जाता है और फिर वो कालू कौवे पर पत्थरों की बरसात करने का फैसला करते हैं ताकि पत्थर लग लग कर कालू कौवे जख्मी हो जाए और उसको उसके किए की सजा मिल सके। और फिर जैसा उन्होंने सोचा होता है वो वैसा ही करते हैं। अभी चंद पत्थर ही गिरे होते हैं कि वहां पर छन्नू बिल्ली आ जाती है और आकर कहने लगती है, रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ। ये हकीकत नहीं जो तुम जानते हो।
मैं आप सब परिंदों से गुजारिश करती हूँ कि मैं आपको बताती हूँ कि अब तक जो हुआ वो क्यों हुआ। फिर छनु बिल्ली कालू कव्वे की सारी हकीकत तमाम परिंदों के सामने रखती है और तमाम परिंदे कालू कव्वे को रस्सियों से निकाल देते हैं। और फिर कालू कव्वी जैसे ही छनु बिल्ली के साथ एक बच्चा देखती है और वो खुश हो जाती है कि ये तो उसका बच्चा है। फिर कालू कव्वी छनु से पूछने लगती है, ये तो मेरा बेटा है। ये तुम्हें कहाँ से मिला छन्नू? अच्छा, ये तुम्हारा बच्चा है। मैं नहीं जानती थी। मैंने तुम्हें बताया था मैं किसी काम के सिलसिले में जा रही हूँ, तो मुझे ये रास्ते में कश्ती पर मिला, तो मैं समझी इसको मैं तुम्हें दे दूंगी, तो तुम बाकी परिंदों के बच्चे वापस कर दोगी। इसके बाबा और इसकी दादी माँ कश्ती में जाते जाते नदी में डूब गए। सिर्फ ये बचा था, तो मैं तो इसलिए तुम्हारे पास ले आई। फिर कालू कव्वी अपना बेटा देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर परिंदों को भी तमाम हकीकत के बारे में पता लग जाता है और फिर वो भी अपनी गलती पर नादिम होते हैं कि उन्होंने बहुत गलत किया। और फिर चील कालू कव्वी से कहने लगती है, हमें माफ कर दो। हमें एहसास नहीं था कि तुम ये सब अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर कर रही हो। लेकिन अगर हम वादी में एक साथ रहते थे तो तुम्हें हमें बताना चाहिए था। हो सकता है हम तुम्हारी कुछ मदद कर देते और ये सब करने की तुम्हें नौबत ना आती। हो सकता है हम तुम्हें अपने साथ ही रख लेते। जी चील, मुझे भी अपनी गलती का एहसास है कि मैंने आप सबके साथ गलत किया, लेकिन मैं बहुत दुखी थी। मुझे बहुत अफसोस था। मुझे हर बच्चे में अपने बच्चे का अक्स नजर आ रहा था, इसलिए मैं भी आप सबसे माफी चाहती हूँ। तो इस तरह फिर तमाम परिंदों के बच्चे उनके पास आ जाते हैं और कालू कव्वी के पास भी कालू कव्वी का बेटा आ जाता है। फिर वादी के तमाम परिंदे बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे बच्चों, हमने इस कहानी से क्या सबक सीखा? हमें किसी पर भी जुल्म नहीं करना चाहिए, जैसे कालू कव्वी के शौहर ने कालू कव्वी पर किया, लेकिन उनके साथ भी बुरा हुआ। आखिरकार कालू कव्वी को उसका बच्चा वापस मिल गया और वादी के तमाम रहने वाले परिंदे मिलजुल कर रहने लगे। वादी के तमाम परिंदे मिलजुल कर रहते थे और बहुत मजबूत थे। कालू कव्वी की इस हरकत से वो बहुत परेशान हुए, लेकिन उन्होंने कालू कव्वी को माफ कर दिया क्योंकि कालू कव्वी के साथ भी बहुत बुरा हुआ था और उसने जो गलत किया वो उस पर नादिम भी थी, क्योंकि जो कालू कव्वी के साथ हुआ था वो भी किसी से कम नहीं था। इसीलिए फिर वादी के तमाम परिंदे मिलजुल कर रहने लगे। प्यारे बच्चों, अगर आप इसी तरह की मजीद कहानियाँ देखना और सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कश्मीर की खूबसूरत वादी में टूनी चिड़िया और कूकी चिड़िया रहते थे। टूनी चिड़िया और कूकी चिड़िया के वालिदैन इस दुनिया से गुजर चुके थे। टूनी चिड़िया और कूकी चिड़िया दोनों बहनें थी। टूनी कूकी की बड़ी बहन थी। वालिदैन के गुजर जाने के बाद वो बहुत अकेली रह गई थी। टूनी और कूकी के वालिदैन जब तक थे तब तक तो उनके घर के हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके वालिदैन के गुजर जाने के बाद अब घर की पूरी जिम्मेदारी टूनी पर आ चुकी थी कि उसने घर का खर्च भी देखना है और बहन की तालीम भी। ये सब जिम्मेदारियां टूनी पर आ गई थी। टूनी अपनी बहन की वजह से भी परेशान थी और घर की वजह से भी। एक दिन टूनी और कूकी अपने घर के बाहर बैठकर बातें कर रही होती हैं कि अचानक ही टूनी को याद आता है, कूकी, तुम्हें तो पिज्जा बनाना आता है। तुम्हें याद होगा कि तुमने मामा के साथ मिलकर पिज्जा बनाया था। तुम बहुत अच्छी बेकिंग कर लेती हो, है ना कूकी? जी टूनी, मुझे मामा ने पिज्जा बनाना सिखा दिया था। जब मैंने बहुत ज्यादा जिद की थी कि मुझे पिज्जा खाना है, तो उन्होंने मुझे पिज्जा बनाकर भी दिया और मैंने सीख भी लिया। अब मैं बिल्कुल मामा जैसा पिज्जा बना लेती हूँ। कूकी, फिर तुम्हें मुझे पिज्जा बनाकर देना होगा। वो मैं पिज्जा ले जाकर बाहर बेचने की कोशिश करूंगी। क्या पता इस तरह लोगों को हमारा पिज्जा पसंद आ जाए। लेकिन टूनी, पिज्जे का सामान कहाँ से आएगा? कूकी, पिज्जे का सामान तो सारा घर में मौजूद है। हम इकट्ठा ही उस दिन बाजार से ज्यादा सारा सामान ले आए थे। मामा को पता था कि तुम्हें पिज्जा बहुत पसंद है, इसीलिए हमने ज्यादा सामान ले लिया। अब जितना भी सामान है तुम मुझे उनका पिज्जा रोज बना कर दिया करना, फिर मैं इसका काम शुरू करूंगी। टूनी, मैं तुम्हें पिज्जा तो बना दूंगी, लेकिन तुम थक जाओगी। तुम कैसे पिज्जा बेचने जाया करोगी?
कुकी, तुम्हें तो याद है कि बाबा ने हमें साइकिल लेकर दी थी। उस साइकिल पर हम दोनों खेलते थे, तो मैं उसी साइकिल पर बॉक्स पिज़्ज़े के रखकर बेचने जाया करूंगी। फिर कुकी टूनी को पिज़्ज़ा बनाकर देती है। टूनी कुकी को पिज़्ज़ा देखकर बहुत तारीफ करने लगती है। कुकी, तुम्हारा पिज़्ज़ा तो बहुत जबरदस्त है, यकीनन बिकेगा। लोग इसको बहुत पसंद करेंगे। ये हमारी मामा की रेसिपी है, इस जैसा पिज़्ज़ा कोई नहीं बना सकता। लेकिन टूनी, ऐसा पिज़्ज़ा तो कई बड़ी मार्केट्स में मिलता है, तुम्हारा पिज़्ज़ा कौन लेगा? कुकी, मैं जानती हूँ कि पिज़्ज़ा बड़ी मार्केट से मिलता है, लेकिन तुम ये भी तो देखो, हमारे इर्द गिर्द कोई भी बड़ी मार्केट नहीं जहाँ पर पिज़्ज़ा मिल सके। और कुकी, और यहाँ पर तो होम डिलीवरी भी नहीं होती। मैं ये पिज़्ज़ा होम डिलीवरी पर दूंगी तो लोग लेना पसंद करेंगे। इस तरह कुकी और टूनी दोनों बातें करते हैं। कुकी पिज़्ज़ा तैयार कर लेती है और फिर टूनी काफ़ी सारे बॉक्सेस बनाकर पिज़्ज़ा लेकर अपनी साइकिल पर चली जाती है। वो साइकिल पर जाती है और आवाज़ लगाती है, पिज़्ज़ा ले लो, पिज़्ज़ा ले लो, सस्ते दामों में पिज़्ज़ा ले लो। टूनी पिज़्ज़ा बेचने एक जगह से दूसरी जगह जाती है, लेकिन टूनी का पिज़्ज़ा कोई भी नहीं खरीदता। टूनी को बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पिज़्ज़े लेकर गई थी वैसे ही घर आना पड़ता है और फिर घर आकर टूनी कुकी से कहती है, कुकी, आज तो कोई भी पिज़्ज़ा नहीं बिका। अब हम क्या करेंगे कुकी? ये इतने सारे पिज़्ज़ों का सामान तो ज़ाया हो गया। नहीं टूनी, ये सामान ज़ाया नहीं हुआ, इसको हम खुद खा लिया करेंगे। हमने खुद भी तो घर में खाना खाना है, तो हम खाने की जगह पिज़्ज़ा खा लेंगे। मैं तुम्हें कल फिर से बना कर दूंगी। टूनी, हमें हिम्मत तो नहीं हारनी, हमें इस काम को आगे लेकर चलना होगा। फिर टूनी और कोकी मिलकर वो पिज़्ज़ा खा लेती हैं। अगले दिन कोकी सुबह सवेरे उठकर टूनी के लिए पिज़्ज़ा तैयार करती है। टूनी अपनी साइकिल पर पिज़्ज़े रखती है और बेचने चली जाती है। फिर से वही आवाज़, पिज़्ज़ा ले लो, पिज़्ज़ा ले लो, घर का प्यारा और खूबसूरत बना पिज़्ज़ा, साफ हाथों से बना पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा ले लो। टूनी इस तरह की आवाज़ें लगाकर पिज़्ज़ा बेचने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक ही मौसम ख़राब हो जाता है और बारिश आना शुरू हो जाती है। टूनी बहुत परेशान होती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती कि ये पिज़्ज़े तो आज मैं बेच कर जाऊंगी, चाहे मुझे रात हो जाए। दूसरी तरफ रानो ज़ोर ज़ोर से चीख रही होती है, माँ, मुझे पिज़्ज़ा खाना है। माँ, मुझे पिज़्ज़ा खाना है। माँ, मैंने बता दिया, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मुझे अभी पिज़्ज़ा चाहिए। माँ, रानू बेटा, मैं तुम्हें कहाँ से पिज़्ज़ा ला कर दूँ? हम निकले तो थे पिज़्ज़ा लेने, देखो कितना मौसम खराब हो गया है, बारिश हो रही है, ऐसे लग रहा है तूफान आने वाला है। तुम हौसला तो करो, पिज़्ज़ा मैं तुम्हें खिला दूंगी। ये क्या जिद है कि तुमने पिज़्ज़ा अभी और आज ही खाना है? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी माँ इतनी बारिश में पिज़्ज़ा कहाँ से लाए? ये सब बातें टूनी चिड़िया सुन लेती है और फिर टूनी चिड़िया अपनी साइकिल पिज़्ज़े वाली लिए उनके पास आती है और कहने लगती है, आंटी, आप इतनी बारिश में और ये क्यों रो रही है? क्या इसको पिज़्ज़ा खाना है? जी बेटा, ये मेरी बेटी रानू है, ये बहुत ही जिद्दी हो गई है, इसको पिज़्ज़ा खाना है और कह रही है अभी खाना है। हम निकले थे पिज़्ज़ा लेने, लेकिन देखो मौसम तुम्हारे सामने है, बारिश हो चुकी है, होम डिलीवरी भी यहाँ पर नहीं पहुँचती। अब मैं इसको पिज़्ज़ा कहाँ से ला कर दूँ? आंटी, आप ये मेरी साइकिल देखिए, इसमें कई पिज़्ज़े के बॉक्सेस हैं, मैं पिज़्ज़ा सेल करती हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे से पिज़्ज़ा ले सकती हैं। पिज़्ज़ा बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा साफ हाथों से बना है। ठीक है बेटा, फिर तुम जरा एक पिज़्ज़ा दो मेरी बेटी को, वो खा के चेक करे। अगर हमें तुम्हारा पिज़्ज़ा पसंद आया तो समझो हम तुम्हारे पक्के ग्राहक हैं। रानो चिड़िया टूनी चिड़िया और कुकी चिड़िया का बना पिज़्ज़ा खाती है तो उसको बहुत पसंद आता है। वो बहुत खुश होती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, इस पिज़्ज़े का जायका तो बहुत अच्छा है। माँ, बिल्कुल वैसा ही जैसे बड़ी दुकानों से महंगा पिज़्ज़ा लेते हैं हम। माँ, इतना सस्ता पिज़्ज़ा और इतना अच्छा टेस्ट। आप भी कहो माँ इसको कि हमें ये रोज पिज़्ज़ा देके जाए। फिर चील रानी टूनी चिड़िया से कहती है, बिटिया, तुम्हारा पिज़्ज़ा मेरी बेटी को बहुत पसंद आया। क्या तुम ये हमें होम डिलीवरी पर पहुंचा सकती हो? हम रोज ये पिज़्ज़ा मंगवाया करेंगे और खाया करेंगे, क्योंकि मेरी बेटी पिज़्ज़ा बहुत शौक से खाती है। रोटी तो ये खाती ही नहीं, ये पिज़्ज़ा ही खाती है। इसके बाबा लाकर दिया करते थे पहले, अब वो कुछ दिनों के लिए काम से बाहर गए हैं, इसीलिए मुझे आज मजबूरन निकलना पड़ा। जी आंटी, ये मैं आपको होम डिलीवरी में पहुंचा सकती हूँ। वैसे इस पिज़्ज़े का रेट 500 है, लेकिन आपको मैं 450 का भी दे सकती हूँ अगर आप मेरी ग्राहक बन जाएं।
नहीं बेटा, मैं ये तुमसे 500 में ही लूंगी पिज्जा। बस तुम रोज हमें देने आ जाया करना शाम के 4 बजे। टूनी चिड़िया फिर जाती है अपने घर और बहुत खुश होती है कि उसके पिज़्ज़े बिकना शुरू हो गए हैं और लोग उसके पिज़्ज़ों को बहुत पसंद कर रहे हैं। फिर वो घर जाकर कुकी को बताती है। कुकी, आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारे सारे पिज़्ज़े बिक गए और हमारे पैसे ज़ाया होने से बच गए। वाह टूनी, आखिर मेरी और तुम्हारी मेहनत रंग ले आई। अब हम इस काम को बढ़ा सकते हैं। जी कुकी, अब तुम मुझे 5 के बजाय 6 पिज़्ज़े बनाकर देना। मैं रोज 6 पिज़्ज़े बेचने जाया करूंगी। देखते हैं, जब ज्यादा पिज़्ज़े बिकने लगे तो हम और ज्यादा काम बढ़ा लेंगे। फिर टूनी रोजाना अपनी साइकिल पर पिज़्ज़ा रख के बेचने जाती और टूनी का नाम पिज़्ज़े वाली टूनी बन जाता और तमाम परिंदे टूनी से पिज़्ज़ा खरीदते। एक जगह तो कई परिंदे इकट्ठे हो गए। टूनी बाजी, आपका पिज़्ज़ा क्या स्वादिष्ट है। आपके हाथ में बहुत अच्छा जायका है। और टूनी बाजी, सबसे बढ़कर आपका पिज़्ज़ा सस्ता भी है। टूनी बाजी, रोजाना इस गली से गुजरो तो मेरा दरवाजा बजाते जाना। मैं आपसे ये पिज़्ज़ा जरूर लिया करूंगा। इस तरह की कई आवाजें टूनी चिड़िया को सुनने को मिली और टूनी चिड़िया बहुत खुश हुई कि उसका काम बहुत ज्यादा चल चुका है। कई परिंदे एक जगह बैठकर उसका पिज्जा खाने लगे और टूनी चिड़िया को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा। टूनी चिड़िया सारे पिज्जे बेचकर घर आती और फिर कुकी से कहती, कुकी, तुम्हारे हाथ का पिज़्ज़ा सबको बहुत पसंद आ रहा है। हम अपने काम को बढ़ा सकते हैं। और कुकी, इंशाल्लाह हम एक बड़ी मार्केट बना लेंगे और हम अपने पिज़्ज़े को बहुत दूर दूर तक पहुंचाएंगे। सब लोग हमारा पिज़्ज़ा पसंद करेंगे। देखा कुकी, आखिरकार हम कामयाब हो गए। वालिदैन के गुजर जाने के बावजूद हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने कोशिश की और अब हम दोनों बहनें मिलकर अपना घर चला सकती हैं। देखा प्यारे बच्चों, कुकी और टूनी की मेहनत रंग ले आई। टूनी और कुकी का बनाया पिज्ज़ा बिकने लगा और वो बहुत खुश होने लगी कि वो एक दिन एक अच्छी मार्केट में अपना पिज़्ज़ा सेल कर सकेंगी। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कश्मीर की खूबसूरत वादी में टूनी कवि अपनी बेटी के साथ रहती थी। टूनी कवि की बेटी का नाम कुकी चिड़िया था। टूनी कवि के घर के पास ही चन्नू बिल्ली का घर था। चन्नू बिल्ली बहुत ही समझदार और एक अच्छी बिल्ली थी। वो रहम दिल भी थी। लेकिन टूनी कवि को हमेशा फिक्र रहती कि चन्नू बिल्ली उसकी बेटी कुकी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। वैसे तो चन्नू बिल्ली और टूनी कवि में बहुत गहरी दोस्ती थी, लेकिन उसके बावजूद वो डरती रहती। एक दिन टूनी कवि खाने की तलाश में घर से बाहर जाने लगी। जाते जाते वो अपनी बेटी कुकी को समझाने लगी और कहने लगी, बेटा, मेरी बात याद रखना। जब मैं खाने की तलाश में बाहर जाऊं तो तुम घर के अंदर ही रहना। और जैसे ही तुम्हें लगे कि चन्नू बिल्ली आ रही है तो घर का दरवाजा मत खोलना। बेटा, मुझे फिक्र रहती है कि वो कहीं तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। आखिर वो हमारी बरादरी की तो नहीं है और बिल्लियां तो बहुत चालाक होती हैं। कुकी अपनी माँ टूनी कवि से कहने लगी, जी ठीक है मामा, लेकिन आप क्या कहती हैं? वो तो चन्नू बिल्ली हमारी बहुत गहरी दोस्त हैं। अक्सर वो हमारे घर आती हैं तो हम मिल बैठकर खाना भी खाते हैं और गुफ्तगू भी करते हैं। जी कुकी, आप सही कह रही हो, लेकिन मुझे डर रहता है। वो हमारी अच्छी दोस्त तो है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद रहती हूँ। बस इसीलिए कह रही हूँ, एहतियात अच्छी चीज है। फिर कुकी कवि खाने की तलाश में घर से बाहर चली जाती है। उड़ते उड़ते वो खाना तलाश करने लगती है। अचानक ही क्या होता है, वहां पर एक चील आ जाती है। वो चील बहुत ही खूबसूरत होती है दिखने में, लेकिन चील को काफी भूख लगी होती है। वो एक जगह से दूसरी जगह अपना शिकार तलाश कर रही होती है, लेकिन उसको कोई शिकार नहीं मिलता। वो थक कर एक जगह बैठ जाती है और फिर सोचने लगती है, मुझे कोई एक अच्छी सी चिड़िया मिल जाए जिसको खाकर 2 दिन तक तो मुझे भूख ना लगे और मज़ा आ जाए। अब ये चिड़िया मैं कहाँ से तलाश करूँ? क्या करूँ ऐसा कि एक अच्छा शिकार मेरे हाथ आ जाए? देखती हूँ उठ के कुछ और मिल जाए, क्या पता। चील इस तरह की बातें कर रही होती है कि वो अचानक देखती है कि उसको एक चिड़िया नजर आती है और वो चिड़िया कुकी होती है। कुकी चिड़िया अपने घर के बाहर बैठकर बर्गर खा रही होती है और वो चील कुकी को देख लेती है
और फिर एकदम से कुकी के पास आती है और कुकी से कहने लगती है, बेटा तुम यहाँ पर अकेली बाहर बैठी हो, मैं तो बहुत परेशानी में यहाँ पे आई हूँ। जी आंटी खैरियत है, मैं बर्गर खा रही थी, आप यहाँ पर आई कैसे? मेरी मामा घर पे नहीं है, अगर आपको कोई काम है तो उनके आ जाने के बाद आ जाइएगा। चील तो ये सुनकर और खुश हो जाती है कि कुकी की मामा नहीं है और वो दिल ही दिल में सोचने लगती है। अब तो शिकारी फंस गया। और फिर चील कुकी चिड़िया से कहने लगती है, जी जी बेटा, मैं आपकी मामा को जानती हूँ। वो जरा मैं आपको यही तो बताने आई थी कि आपकी मामा एक मुश्किल में फंस गई हैं और मुझसे कहने लगी कि मुझे कुकी की बहुत फिक्र हो रही है, तुम जाकर उसको अपने साथ ले आओ मेरे पास, ताकि मैं सुकून से यहाँ पर काम कर सकूं। चलो बेटा, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। लेकिन चील आंटी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मामा ने मुझे मना किया था कि मैं घर के बाहर ना बैठूं, लेकिन मुझे बर्गर खाना था, मैं इसलिए बैठ गई। लेकिन आंटी मैं नहीं जाऊंगी, मामा ने मना किया है। बेटा तुम समझ नहीं रही, तुम्हें मैं बता तो रही हूँ, तुम्हारी मामा ने भेजा है। आंटी क्या मेरी मामा का ब्लैक कलर है? जी जी बेटा, तुम्हारी मामा का ब्लैक कलर है। कुकी चिड़िया सारी बातें खुद ही उसे बताकर उसे पूछने लग जाती है और चील तो बहुत चालाक थी, वो समझ जाती है कि ये तो मासूम सी बच्ची है। और फिर कुकी चिड़िया चील के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वहाँ पर छन्नू बिल्ली सारी बातें सुन लेती है और बैठकर सोचने लगती है, इसको तो मजा चिखाना पड़ेगा। फिर छन्नू बिल्ली जैसे ही चील की और कुकी चिड़िया की बातें सुनती है और फट से वहाँ पर आ जाती है और चील से कहने लगती है, तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलनी, चलो चलो भागो, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। मुझे तो तुमसे बदला लेना है अपनी बहन के बच्चों का, तुमने तो उसको भी नुकसान पहुँचा दिया। तुम इधर शिकार करने आई हो, तुम्हें तो मैं बताती हूँ, तुम जरा मुझे अपने पास आने दो, सब्र करो, यहीं बैठी रहो। चील जैसे ही वहाँ पर छन्नू बिल्ली को देखती है और परेशान हो जाती है और एकदम से उड़ जाती है। और फिर कुकी चिड़िया छन्नू बिल्ली से कहने लगती है, छन्नू आंटी, ये बैड आंटी थी, मुझे पता ही नहीं था, अगर आप ना आती तो आज ही मुझे शिकार कर लेती। आंटी मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। जी जी बेटा, ये चील है, इसने मेरी बहन के बच्चों को भी नुकसान पहुँचाया था। जैसे ही मैंने इसको तुम्हारे पास देखा तो मैं फौरन से आ गई। बेटा अजनबियों से बातें नहीं करते, तुम्हें चाहिए था तुम फौरन अपने घर के अंदर चली जाती। जी आंटी, मामा कह के गई थी, लेकिन मुझसे गलती हो गई। छन्नू बिल्ली घर आ जाती है और टूनी कवि जैसे ही खाने की तलाश से घर वापस आती है तो वो क्या देखती है, मामा मामा, वो छन्नू बिल्ली जो आंटी है हमारी, उन्होंने आज मेरी बहुत मदद की। आज मैं एक मुश्किल में फंस गई थी। मामा आपके दोस्त का नाम लेकर एक चील आंटी आ गई और कहने लगी मैं आपकी मामा की दोस्त हूँ, आपकी मामा मुश्किल में फंस गई है और उन्हें जरूरत है, वो आपको बुला रही हैं। मामा मैं उनके साथ जाने ही वाली थी, लेकिन वहाँ पर तो छन्नू बिल्ली आ गई और फिर उन्होंने मुझे बचाया। उन्होंने आके चील आंटी को धमकाया और कहा मुझे तो तुमसे बदला लेना है, जरा यहीं बैठी रहो। और फिर मामा वो एकदम से उड़ के चली गई, वरना मामा आज मैं यहाँ पर ना होती। टूनी कवि जैसे ही कुकी चिड़िया की बातें सुनती है तो वो उसे कहने लगती है, बेटा मैं तुम्हें इसलिए कह के गई थी कि घर से बाहर नहीं बैठना, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि छन्नू बिल्ली इतनी हमदर्द है। वो तो हमारी वाकई सच्ची दोस्त निकली। अब हमें उससे डरना नहीं चाहिए, हमें उस पर भरोसा कर लेना चाहिए। बेटा चलो मैं उनका शुक्रिया अदा करके आऊंगी। फिर छन्नू बिल्ली का शुक्रिया अदा करने के लिए कुकी चिड़िया और टूनी कवि जाते हैं और फिर छन्नू बिल्ली का शुक्रिया अदा करके अपने घर आ जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं। कुछ दिनों तक उन्हें छन्नू बिल्ली नजर नहीं आती। फिर कुकी चिड़िया अपनी मामा से कहने लगती है, मामा कई दिन गुजर गए, लेकिन छन्नू आंटी घर नहीं आई और ना ही रास्ते में कहीं आती जाती दिखाई दी हैं। पता नहीं मामा वो कहाँ चली गई हैं, या हमसे कोई नाराजगी है उनकी। जी बेटा ये तो बात मैं भी सोच रही थी कि छन्नू आई नहीं, चलो जाकर पता करके आती हूँ मैं। फिर टूनी कवि छन्नू बिल्ली के घर जाती है और छन्नू बिल्ली से पूछने लगती है, छन्नू बिल्ली मेरी प्यारी दोस्त, तुम्हें क्या हुआ? तुम कई दिनों से आसपास भी नजर नहीं आई, ना ही हमारे घर आई हो। जी मैं थोड़ी बीमार हूँ टूनी कवि, बस कुछ दिनों से बहुत थकावट हो रही थी और मन ही नहीं था कि मैं बाहर निकलकर कुछ कर सकूं, बस इसीलिए मैं फिर यहीं पर सोफे पर पड़ी रहती हूँ। नहीं नहीं छन्नू, तुम तो हमारी हमदर्द हो और हम तुम्हारे गहरे दोस्त हैं, तुम्हें हमें बताना चाहिए था। चलो अब मैं तुम्हें अपने साथ लेके चलती हूँ, जब तक तुम ठीक नहीं होगी तुम हमारे ही घर रहोगी। आ जाओ छन्नू। फिर टूनी कवि छन्नू बिल्ली को अपने घर ले आती है और फिर टूनी कवि और कुकी चिड़िया मिलकर छन्नू बिल्ली की बहुत खिदमत करती हैं। इस तरह छन्नू बिल्ली बिल्कुल ठीक हो जाती है और इस तरह
जो चन्नू बिल्ली का एहसान था वो भी उतर जाता है और दोनों फिर से गहरे दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे पर इत्तेफाक भी करने लग जाते हैं। देखा प्यारे बच्चों, एक तो इत्तेफाक में बरकत है, इसीलिए हमें इत्तेफाक से रहना चाहिए। दूसरा प्यारे बच्चों, अजनबी लोगों से कभी भी बातें नहीं करनी चाहिए, वो हमें कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप इसी तरह की चील रानी, चन्नू बिल्ली, टूनी कौवी और कोकी चिड़िया की कहानियां मजीद देखना और सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टूनी चिड़िया एक चालाक चिड़िया थी। टूनी का एक ही बेटा था जिसका नाम कोको था। टूनी चिड़िया अपने बेटे की शादी करना चाहती थी और एक दिन टूनी चिड़िया अपने बेटे के पास आई। कोको लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा था। जैसे ही उसने माँ को देखा तो उड़ के फौरन से टेबल पे आकर बैठ गया और फिर टूनी अपने बेटे कुकू से कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हारी शादी का सोच रही थी। तुम्हारी उम्र भी होती जा रही है शादी की, तो मैंने सोचा तुम्हारी शादी कर दूं। अब तुम बताओ, मैं अपने बेटे के लिए चांद सी बहू लाऊं या फिर ऐसी बहू जो हमें कमा कर खिलाए? माँ, चांद सी बहू का क्या करना है? बस एक ऐसी लड़की ले आओ जो हमें कमाकर भी खिलाए और हमारी खिदमत भी करे और उफ तक ना करे। माँ, चांद सी बहू लाओगी तो दिन में ही चांद दिखा देगी। मेरा बेटा तो काफी समझदार है। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी ही लड़की तलाश करूंगी। टूनी चिड़िया कोको के लिए एक लड़की तलाश करने लगी। एक दिन टूनी चिड़िया इसी तरह रास्ते में जा रही थी। उड़ते उड़ते उसने क्या देखा कि खूबसूरत सी वादी में उसको एक खूबसूरत सी चिड़िया नजर आई। जैसे ही उसने उस चिड़िया को देखा और फिर सोचने लगी कि इसको तो बहू बनाया जा सकता है, उसके साथ ही एक और प्यारी सी वादी में एक कालू कौवी बैठी थी। जैसे ही वो कालू कौवी के पास आई और कालू कौवी से पूछने लगी उस चिड़िया के बारे में। बहन, जरा ये तो बताओ कि तुम्हारे साथ ही एक चिड़िया रहती है, बड़ी ही खूबसूरत थी। कोई आगे पीछे है इसके बारे में तुम मुझे बताओ जरा। कालू कौवी टूनी चिड़िया से कहने लगी, जी बहन, ये हमारे साथ ही में हमसाए रहते हैं। इसके माँ बाप गुजर चुके हैं, बस बेचारी अकेली रह गई है। अकेली ही मेहनत करती है और अपना घर चला रही है। तुम क्यों पूछ रही हो? तुमने क्या करना है? बस बहन, मैं अपने बेटे के लिए बहू तलाश कर रही थी। मैंने सोचा कि उसकी शादी कर दूं और मुझे ये बहुत पसंद आई। अब मुझे इसके रिश्ते के लिए क्या करना होगा? बहन, कुछ भी नहीं करना, बस तुम मुझसे बात कर लो। मैं इसके कान तक ये बात पहुंचा दूंगी। इसका वाली वारिस तो कोई नहीं, बस मैं ही हूँ बड़ी हमसायों में, तो मैंने ही इसका रिश्ता तय करना है। अगर तुम्हें अपने बेटे के लिए बहू पसंद है तो ले जाओ। टूनी चिड़िया कालू कौवी से सारी बातें कर लेती है और फिर कालू कौवी आकर कोकी चिड़िया के पास बताती है उसे, कोकी, तुम्हारे लिए रिश्ता बहुत अच्छा आया है। तुम अकेली कैसे जिंदगी गुजारोगी? न सर पे माँ बाप का साया है और ना ही कोई भाई है। मैं कहती हूँ कि तुम शादी कर लो। बड़े ही अमीर घर के लगते हैं लोग। जी आंटी, आप मेरी बड़ी हैं, आप जो फैसला करें मुझे कबूल है। माँ जाते हुए कह के गई थी कि अपनी आंटी का कहना मानना और जैसे वो कहें वैसे कर लेना। शाबाश मेरी बेटी, बड़ी समझदार हो तुम। तुम्हें तो पता है कि आजकल लोग टाइम जाया नहीं करते, बस इसीलिए वो चटपट में ही सब कुछ करना चाहते हैं। तो मैं तुम्हारे निकाह के लिए उन्हें बुला लेती हूँ। जुमे का दिन ठीक रहेगा। और फिर जुमे वाले दिन टूनी चिड़िया अपने बेटे कुकू को लेकर आ जाती है। वो शादी की तैयारी तो ज्यादा नहीं करते, बस एक अदद जोड़ा कोकू का होता है और एक अदद ही जोड़ा कुकी चिड़िया का। और फिर सब इकट्ठे होते हैं और कुकी का और कुकू का निकाह पढ़ा दिया जाता है और कुकी रुखसत होकर कुकू के घर आ जाती है। कुकू बहुत खुश होता है। कुकू की माँ टूनी चिड़िया कुकू से कहने लगती है, बेटा, अब मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी बीवी तो ले आई हूँ। याद रखना, तुमने इससे सारे काम मोहब्बत से करवाने हैं। हमने तो कमाना नहीं, इसने ही हमें कमा कर भी खिलाना है और हमारी खिदमत भी करनी है। बेटा, 4 बातें मोहब्बत की बोलनी है और इससे सारे काम करवा लेने हैं। माँ, तुम फिक्र ही मत करो। देखना मैं कैसे इसे मोहब्बत के जाल में फंसाता हूँ और कैसे सारा दिन हमारी खिदमत भी करेगी और कमा कर भी खिलाएगी। पहली रात कोकू कुकी के पास आता है और फिर कुकू कुकी को एक खूबसूरत सा गुलाब का फूल देता है और कुकी से कहता है, ये मेरी मोहब्बत का पहला तोहफा। इससे ज्यादा खूबसूरत तो कोई तोहफा हो ही नहीं सकता कुकी। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे सारे काम करोगी और मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरोगी, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दोगी।
जी जी कुकू मियाँ, मैं आपका हमेशा ख्याल रखूंगी, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आपकी माँ मेरी माँ है आज से, आप फिक्र ही मत करें। इस तरह की बातें करते करते उनकी पहली रात भी गुजर जाती है। अगले दिन कुकू कुकी से कहने लगता है, कुकी, शादी के बाद पहला दिन है। आज तुमने जो जो काम करने हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले तुमने मेरे लिए और मेरी माँ के लिए नाश्ता बनाना है, और खुद जब हम नाश्ता कर लें तो करना। और फिर इसके बाद जाकर खाने की तलाश करनी है और कमा कर लाना है। जो भी कमाओगी उससे वापसी पर आते हुए कुछ सब्जी दाल लेती आना। और ये सारा घर तुम्हारा ही है कुकी, इसको तुमने ही बनाना और संवारना है। कुकी के न आगे कोई था न पीछे था। कुकी कुकू की सारी बातें मानती रहती और कुकू से कहती, ठीक है, जैसे आप कहेंगी मैं वैसे करूंगी। कुकी कुकू के लिए और टूनी चिड़िया के लिए खाना बनाती, नाश्ता बनाती और फिर घर के लिए राशन लाने के लिए मेहनत करती। कुकी सारे घर के काम करने के बाद बाहर की तलाश करती। बाहर जाकर वो कमा कर लाती और फिर वापसी पर आते हुए सब्जी लेकर आती। कुकी बहुत मेहनती थी। कभी भी उसने ना अपनी सास से शिकायत की ना अपने शौहर से। जैसे वो कहते वैसे मानती रहती। एक दिन कुकी खाना तैयार कर रही थी किचन में और कुकी की सास कुकी को आवाजें लगाने लगी। बहू, बस भी करो, कितना टाइम लगा दिया है, भूखे मर रहे हैं हम। तुम पता नहीं कहाँ बिजी रहती हो, जल्दी करो, अपने हाथ पांव चलाओ और फौरन से लाओ, मेरा बेटा भी भूखा बैठा है। कुकी उनके लिए खाना लगाती और फिर खुद एक साइड पर बैठकर देखती रहती और फिर जो बचता वो खुद खाती। उनके साथ कुकी को खाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं थी। कुकी बहुत परेशान रहती, लेकिन कभी भी उसने अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला था, कभी शिकायत नहीं की थी। एक दिन कुकी ने क्या देखा कि कुकू अपनी माँ टूनी चिड़िया से क्या कह रहा था। माँ, 2 साल बीत गए हैं, मैं अब इसके साथ नहीं गुजारा कर सकता। तुम ही इसके साथ रहो। कमा कर भी देती है और अच्छा खिलाती भी है, लेकिन मुझे एक ऐसा साथी चाहिए जिसके साथ मैं मज़े कर सकूं, दुनिया घूम सकूं, और माँ अपने दोस्तों में मैं उसका तारुफ करवा सकूं तो मुझे शर्म ना आए। माँ, इससे तो स्मेल ही आती रहती है हर वक्त, क्योंकि सारा दिन तो किचन में लहसुन और अदरक में ही रहती है। चल ठीक है मेरे बेटे, तू नई बहू ले आ, लेकिन याद रखी इसको हमने नहीं छोड़ना। इससे बस 2-4 मोहब्बत के बोल बोलता रही, ये मेरी और तेरी खिदमत करती रहेगी और साथ ही साथ तेरी नई बीवी का भी ख्याल रखेगी। जब ये सारी बातें टूनी चिड़िया और कुकू कर रहे होते हैं तो कुकी ये सब सुन लेती है और बहुत मायूस हो जाती है और फिर उदास अपने घर के बाहर आके बैठ जाती है और फिर कालू कव्वी के पास आती है और उसको सारी कहानी सुनाती है। मेरी बच्ची मत रो, इतना मत रो, अपना आप क्यों खराब कर रही है मेरी बेटी, बता तो सही हुआ क्या है। आंटी, आज मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने अपनी सास की और अपने शोहर की बहुत खिदमत की, लेकिन वो एक नई लड़की लाना चाहते हैं जिसके साथ वो जिंदगी गुजार सके और मैं सिर्फ उनके घर के काम करती रहूं। आंटी, आज मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा रोना खत्म नहीं हो रहा। कालू कव्वी कुकी को समझाती है। कालू कव्वी के समझाने से कुकी को समझ आ जाती है और फिर वो घर जाती है। वो घर में क्या देखती है कि उसकी सास जोरों जोरों से रो रही होती है। आंटी, आप क्यों रो रही हैं? आंटी, वजह तो बताएं, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कुकू मुझे छोड़ के चला गया, उसने एक डैन से शादी कर ली, वो बड़ी ही चालाक निकली। कुकू मुझे सिर्फ बताने आया था कि मैं इसको लेकर दूर जा रहा हूँ और अब हम दोनों मिलके रहेंगे। बेटी, उसने तो अपनी माँ का भी ना सोचा, तेरी तो दूर की बात है। बेटी, मुझे माफ कर दे, आज मुझ पे ये हुआ तो मुझे एहसास हो रहा है। कुकी अपनी सास को हौसला देती है, लेकिन इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। कुछ दिन गुजरने के बाद कुकी की सास टूनी चिड़िया को एक बीमारी लग जाती है। दिन निकलते जाते हैं और टूनी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती रहती है। कुकी अपनी सास की बहुत खिदमत करती है, उनका बहुत ख्याल रखती है, लेकिन उसको बचा नहीं पाती। टूनी चिड़िया कुकी से कहने लगती है, बेटा, मुझे माफ कर देना, मेरा बेटा कभी वापस नहीं आएगा, मुझे उसका पता है। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना बेटा, यहाँ से चली जाना। और फिर एक दिन कुकी की सास इस दुनिया से चली जाती है। कुकी और कालू कव्वी दोनों बहुत उदास होते हैं उसके जाने पर, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे और कई साल बीत जाते हैं। कुकी अपने घर आ जाती है। कुकी फिर हिम्मत नहीं हारती और अपनी जिंदगी गुजारने के लिए एक बेहतरीन फैसला करती है। कुकी को एनिमेशन बहुत अच्छे से आती थी और वो फिर एक कार्टून चैनल बना लेती है और सारा दिन उसमें मसरूफ रहती है
और वो कुकू को भूल जाती है क्योंकि वो जानती थी कि कुकू कभी भी वापस नहीं आएगा। इसी तरह कुकी के बाकी दिन बहुत अच्छे गुजरने लगते हैं। कुकी बहुत समझदार निकली क्योंकि उसने अपना वक्त जाया नहीं किया। वो जानती थी जो बीत गया वो बीत गया, जो कल है मुझे उसके लिए कुछ करना है। और इसी तरह कुकी ने मेहनत जारी रखी और वो मेहनत करके अपना घर भी चलाती रही और अपनी जिंदगी भी बहुत अच्छे से गुजारने लगी। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि टूनी चिड़िया ने कुकू की तरबियत अच्छी नहीं की थी, जिसकी वजह से कुकू अपनी माँ को भी छोड़कर चला गया। तो हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए क्योंकि बुराई का बदला बुराई ही होता है। प्यारे बच्चों, अगर आप इसी तरह की मजीद कहानियाँ सुनना और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आम का जादुई पेड़। एक खूबसूरत और प्यारे सी गांव में एक मानव चिड़ा रहता था। मानव चिड़ा के गांव में कई बाग थे। बाग में आमों के दरख्त लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने अभी फल देना शुरू नहीं किया था। मानो ना ही उन दरख्तों का ख्याल रखता था। वो सोचता कि वो शहर जाएगा और कुछ ना कुछ बन जाएगा। इस गांव में रहकर तो वो गरीब ही रहेगा। मानो ने अपना खूबसूरत शहर और अपने बाग छोड़ दिए और शहर के लिए रवाना हो गया। मानो शहर पहुंचकर सोचने लगा, हाय, शहर में कितनी खूबसूरत वादियां हैं, कितने प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं और कितनी ही खूबसूरत कॉलोनियां हैं। हाँ, मैं यहाँ पे रहूँगा तो बहुत पैसा कमा सकूँगा। शुक्र है टाइम से अकल आ गई और मैंने गांव छोड़ दिया। फिर मानो शहर आकर खूबसूरत सी कॉलोनी में रहने लगा और मानो ने एक कारोबार करने का सोचा। गांव में मानो के पास कुछ जमा पूंजी थी जो मानो शहर ले आया था। उन पैसों से वो कारोबार कर सके ताकि एक अमीर बिजनेसमैन बन सके। मानो ने जैसा सोचा था वैसे ही किया। मानो ने जगह तलाश की शहर में और एक खूबसूरत सा स्टॉल लगा लिया जहां उसने नारियल और नारियल का पानी रखा। मानो ने अपने शहर की खूबसूरत सी कॉलोनी में स्टॉल लगाने का सोचा क्योंकि जब वो गांव में था तो उसके पास पैसे तो काफ़ी थे, तो वो उन पैसों से एक और कारोबार करके अमीर होना चाहता था। मानो एक ज़बरदस्त सी कॉलोनी में सेट हो गया। उसने वहाँ पर एक स्टॉल लगाया जहाँ पर उसने नारियल और नारियल का पानी रखना शुरू किया ताकि मानो का काम चल सके। मानो का शहर में सेटअप तो बहुत ही ज़बरदस्त था। मानो ने प्यारी प्यारी कुर्सियाँ खरीदी और बहुत ही खूबसूरत से 2 टेबल भी खरीदे। मानो ने अपनी शॉप का नाम कोको रखा। मानो की शॉप एकदम देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मानो की शॉप पर ग्राहक आने लगे। उन्हें मानो का नारियल पानी बहुत पसंद आने लगा। हर रोज कोई ना कोई ग्राहक आ जाता और पुराने ग्राहक तो वापस लौट लौट कर आते और मानो की नारियल पानी की तारीफ करते और कहते कि तुमने तो बहुत अच्छा काम शुरू किया है, शहर में ऐसा नारियल पानी तो कहीं नहीं मिलता था। इस तरह मानो की नारियल शॉप चलने लग गई और फिर वहां पर ही एक और ग्राहक आया जो बिल्कुल एकदम नया था। मानो ने इसको पहले कभी भी नहीं देखा था और फिर उस ग्राहक से मानो की बातचीत शुरू हो गई और वो मानो से कहने लगा, भाई, तुम्हारी दुकान तो बड़ी ज़बरदस्त है। सेटअप भी बड़ा अच्छा लगाया है। कितना कमा लेते हो? बचत बचत होती है कोई? ये काम मैंने भी पहले किया था, लेकिन मुझे तो इससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने ये काम छोड़ दिया और मैं अपने गांव में ज़मीनें संभालने लग गया। शहर में तो नित नए खर्चे और फिर शहर में महंगाई भी बहुत है और ना ही कोई खालिस खुराक मिलती है। इसीलिए फिर मैंने दोबारा से गांव जाने का फैसला किया। तुम बताओ, तुम्हारे क्या हाल चाल हैं? तुम कहाँ से आए हो? मानो चिड़ा उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और फिर अपनी कहानी बताने लगा। मैं भी एक खूबसूरत से गांव में रहता था। मेरे वालिदैन एक हादसे में गुजर चुके थे। मैं उनका अकलौता बेटा था। मैं गांव में बहुत खुश था, लेकिन वहां पर मुझे ज्यादा बचत नहीं होती थी।
मेरे बाग थे, बस उनकी हिफाजत करना तो मुझे ये ज़रा मुश्किल लगता था। और मेरा एक ख्वाब था कि मैं शहर आकर एक अमीर बिजनेसमैन बन सकूं। बस इसीलिए मैंने अपना गांव छोड़ दिया। बचत के बारे में क्या बताऊं, अभी मुनाफा इतना तो होना नहीं शुरू हुआ, लेकिन बस खर्चे ही पूरे हो जाते हैं। अभी कुछ ही तो महीने हुए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है आहिस्ता आहिस्ता काम चल जाएगा। फिर गाहक ने जब मानो की सारी बातें सुन ली और फिर मानो से कहने लगा, चलो ठीक है, हो सकता है तुम्हारी किस्मत में ये काम बेहतर हो, लेकिन मैं तो तुम्हें मशवरा दूंगा, अगर तुम्हारा गांव है और तुम्हारे बाग हैं तो तुम उनकी हिफाजत करो, तुम इससे ज़्यादा अच्छा कमा सकते हो। गाहक तो चला गया, लेकिन उसकी बातें मानो के दिल में घर कर गई। मानो सोचने लगा। इसी तरह मानो का दिल भी अपनी शॉप से उठ गया था और कुछ दिन बाद मानो की शॉप खाली रहने लगी। मानो की दुकान पर कोई भी ना गाहक आया और मानो का नारियल पानी वैसे ही पड़ा रहने लगा। मानो बहुत परेशान होने लगा। एक दिन मानो फिर अपने कमरे में बैठकर अपने पैसे देखने लगा और हिसाब किताब लगाने लगा। ये चंद पैसे रह गए हैं, इतने दिन हो गए गाहक भी नहीं आया और कोई काम भी नहीं लगा। पता नहीं क्या बनेगा, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे लिए काम बेहतर भी है या मेरे लिए गांव ही बेहतर है। मानो कुछ दिन ऐसे ही सोचता रहता और फिर अपने काम पर आ जाता और काम करने लगता। कुछ देर काम करता फिर घर आ जाता। मानो की जिंदगी इसी तरह गुजरने लगी। फिर एक दिन मानो इसी तरह घर के बाहर एक खूबसूरत सी जगह बैठा सोच रहा था। उतनी ही देर में वहां पर एक और चिड़िया आई। जैसे ही चिड़िया ने मानो चिड़े को परेशान देखा तो मानो चिड़ियों के पास आ गई और मानो चिड़े से पूछने लगी मानो चिड़े की परेशानी के बारे में। अरे चिड़े भाई, तुम इस हाल में परेशान क्यों हो, क्या हुआ? हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या दुख है? बहन, मैं तो तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो और कहां से आई हो? बस मेरे भाई, तुम मुझे अपनी बहन ही समझो। जैसे तुमने कहा बहन, इसी तरह अपनी परेशानी भी बताओ। मैं इधर पास ही मोहल्ले में रहती हूँ। अक्सर लोगों की परेशानियों का हल मैं मिनटों में निकाल देती हूँ। तो मुझे बता के तो देखो, तुम्हारी क्या परेशानी है? मानो चिड़िया ने जैसे ही रानो चिड़िया की बात सुनी तो वो फौरन से फिर रानो चिड़िया को बताने लगा। मैं गांव से आया हूँ बहन, अमीर बनना मेरा ख्वाब था। मैं बहुत ज्यादा अमीर बनकर शहर में रहना चाहता था। मैंने तो एक छोटा सा काम शुरू किया ताकि वो चले तो मैं इसको बढ़ा सकूं, लेकिन मैं परेशान हूँ। मुझे ना ही इतनी बचत होती है और आजकल तो ग्राहक भी बहुत कम आ रहे हैं। मैं सोचता हूँ कभी कभी कि मैं गांव में इससे ज्यादा कमा लेता था। मानो की बात सुनकर रानो चिड़िया फिर मानो से पूछने लगती है। मानो, तुम मुझे ये बताओ, तुमने अपना गांव क्यों छोड़ा? तुमने अपने खूबसूरत बाग क्यों छोड़े? तुम्हें क्या जरूरत थी शहर आने की? बस बहन, मेरे गांव में बाग थे, मैं तो उन दरख्तों को कटवाना चाहता हूँ। वो आम के दरख्त हैं, लेकिन इतना फल ही नहीं देते। उन पर मेहनत ज्यादा होती है, फल बहुत कम मिलता है। बस इसीलिए फिर मैंने शहर आने का सोचा और शहर में बिजनेस खड़ा करने का सोचा, लेकिन सूरत हाल वहीं की वहीं है। मैं अब तक उसी जगह खड़ा हूँ जहाँ पे मैं गांव में खड़ा था। मानो चिड़िया की बात सुनकर रानो चिड़िया मानो चिड़िया को समझाने लगी और कहने लगी। मानो चिड़े, तुमने गांव छोड़ा, ये तुमने गलत किया, लेकिन तुमने दरख्त कटवाए नहीं, ये तुमने बहुत अच्छा किया। दरख्तों की बहुत ज़रूरत है। तुम्हें पता है कि दरख्तों के साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम अगर दरख्तों से मुनाफा कमाना चाहते हो तो तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी, उन्हें थोड़ा वक्त देना होगा और उनका ख्याल अच्छे से रखना होगा, जैसे हम अपनी औलाद का ख्याल रखते हैं। दरख्त हमें बहुत फ़ायदा देते हैं और दुनिया में दरख्त कम होते जा रहे हैं, तो हमें इसीलिए दरख्तों को काटने पर पाबंदी लगानी चाहिए और दरख्तों की हिफाजत करनी चाहिए। इससे हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। फिर रानो चिड़िया मानो चिड़िया को अच्छे से समझाती है कि उसने दरख्तों की हिफाजत किस तरह करनी है और दरख्तों से मुनाफा किस तरह कमाया जाता है। दरख्त तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए, ना कि उन्हें काट फेंक कर ख़त्म कर दिया जाए। इसीलिए तो इतने मसाइल बढ़ गए हैं। हम दरख्तों की हिफाजत नहीं करते और ना ही दरख्त उगाते हैं। मानो चिड़िया को रानो चिड़िया की समझ आ गई और जैसे जैसे रानो चिड़िया ने समझाया मानो चिड़िया ने वैसे ही वैसे किया। मानो चिड़िया गांव आ गया और अपने दरख्तों की हिफाजत करने लगा। कुछ ही अरसे में उसके दरख्त ने बड़े बड़े आम देने शुरू किए। बहुत ज़्यादा फल की वजह से मानो चिड़िया बहुत खुश हुआ।
फिर मानो चिड़िया का काम बढ़ने लगा। मानो चिड़िया दरख्तों की हिफाजत करता। उसका पानी का इंतज़ाम इतना अच्छा मानो चिड़िया ने किया। फिर मानो को बहुत फल मिलने लगा और मानो ने फिर फल बेचने के लिए एक ट्रक मंगवाया और फिर मानो उस ट्रक के अंदर अपने फल लोड करता और फिर वो आम शहर में जाकर बेचे जाते और इस तरह मानो का काम बहुत बेहतर तरीके से चलने लगा। फिर कई किसान मानो से मशवरा मांगने आते। फिर मानो तमाम किसानों को ज़मीन की पैदावार बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे मशवरे देता और दरख्त लगाने की ताकीद करता और सख्ती से मना करता कि हमें अपने दरख्तों को नहीं कटवाना चाहिए, हमें उन्हीं के ज़रिए अपने काम को बढ़ाना चाहिए। और फिर गांव में किसी को भी पैसों की ज़रूरत होती तो वो मानो के पास आ जाते, मानो उनकी मदद भी करता। इस तरह मानो आम के दरख्तों से बहुत ज़्यादा कमाने लगा और बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो बाग, आमों वाला बाग मानो के लिए जादुई बाग बन चुका था। उस जादुई बाग से मानो दिन ब दिन अमीर भी होता जा रहा था और मानो अपने गांव के लोगों की मदद भी करने लगा था। देखा बच्चों, हमें दरख्त उगाने चाहिए, ना कि काटने। हमें अपने दरख्तों की हिफाजत करनी चाहिए, उन्हें पानी देना चाहिए ताकि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फल दे सके। प्यारे बच्चों, थोड़ी सी मेहनत करके आप दरख्तों को बड़ा कर सकते हैं और दरख्त आपकी ज़िंदगी को पुरस्कून बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें दरख्तों को काटना नहीं बल्कि उनको उगाना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फल दे सके और हमारे लिए आसानी हो सके। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी को देखकर आप भी अपने इर्द गिर्द दरख्त लगाइए और उनकी हिफाजत कीजिए। अगर आप इसी तरह की मज़ीद और भी वीडियो देखना और सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक खूबसूरत से जंगल में 3 दोस्त रहते थे। एक था मोर, एक था बंदर और एक था तोता। तोता, मोर और बंदर में बहुत गहरी दोस्ती थी। वो हमेशा एक साथ बैठते, बातें करते, खाते पीते, खेलते कूदते। एक दिन वो तीनों आपस में बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। तीनों ही घर से दूर दूर रहते थे और फिर जब मिलते तो खूब एक दूसरे का मजाक उड़ाते और एक दूसरे की खूबियाँ और खामियों के बारे में बातें करते। तोता अपने घर पर रहता और उड़ते उड़ते अपने घर की और अपनी ज़रूरियात पूरी करता। बंदर चलता था, उसकी रफ्तार भी काफ़ी अच्छी थी, वो चलते फिरते अपनी ज़िंदगी गुजारता। मोर, वो तो होता ही बहुत खूबसूरत है। मोर भी बहुत मज़े से अपने पंख हिलाता, घूमता फिरता रहता। एक दिन तीनों एक जगह इकट्ठे हुए और तीनों बातें करने लगे। बंदर तोता और मोर से कहने लगा, अरे अरे, कैसे हो मेरे दोस्तों? क्या हाल चाल है? जिंदगी कैसी गुजर रही है? बंदर की बात सुनकर तोते मियाँ ने जवाब दिया, हाँ, तुम तो ऐसे पूछ रहे हो कि हम काफी अरसे से मिले ही नहीं। कोई हाल नहीं तुम्हारा, पता नहीं कहाँ मस्त रहते हो। इतने में ही तोता मियाँ और बंदर की बात सुनकर मोर बोला, हाय, मैं तो खूबसूरत परिंदा हूँ, जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। कोई भी मुझे देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। मैं तो सोच रहा हूँ अपने आप को दिखाने के पैसे ही लेना शुरू कर दूँ। अच्छा कारोबार चल जाएगा मेरा। तुम सुनाओ, कैसे हो फिर? मोर की ये बात सुनकर बंदर फट से बोला और कहने लगा, अच्छा जी, अब तुम गरूर करने लगे हो क्या? मैं भी तो इतना खूबसूरत हूँ। देखो देखो, मेरे में जो खूबी है ना वो तुम में किसी में भी नहीं है। मैं तुम्हें अगर अपनी झलक दिखा दूं खूबी की तो तुम सब परेशान हो जाओ। बंदर और मोर की बात सुनकर तोता मियाँ फौरन से बोले, अच्छा, तो क्या तुम दोनों ही खूबसूरत और खूबियों वाले हो? मेरा कलर देखो, कितना खूबसूरत मेरा रंग है। मेरी चोंच देखो, मेरे पर देखो, तुम लोगों से ज्यादा खूबियां मेरे अंदर हैं। इस तरह तोता मियाँ, बंदर और मोर तीनों बहस करने लगे कि मेरे में ये खूबी है, और कोई अपनी रंगत के बारे में बताने लगा तो कोई अपनी खूबसूरती के बारे में। तो इस तरह उन तीनों ने फैसला किया कि उनके अंदर जो जो भी खूबियाँ हैं वो एक एक करके अपनी खूबियाँ दिखाएंगे और फिर फैसला किया जाएगा
कि सबसे ज्यादा खूबी और खूबसूरत कौन है। तो उन्होंने बहस के बाद अपना अपना करतब दिखाने का सोचा और फिर करतब दिखाने के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले बंदर मियाँ ने अपना करतब दिखाया। बंदर तोता मियाँ और मोर को एक खूबसूरत सी जंगल में ले गया और वहां पर उसने दिखाया, देखो देखो मेरे दोस्तों, मैं दरख्त पर चढ़ सकता हूँ। तुम में से कोई भी इस तरह दरख्तों पर नहीं चढ़ सकता। मैं छलांगे मार सकता हूँ। तोता मियाँ और मोर बंदर का ये करतब देखकर हैरान रह गए कि बंदर तो वाकई ही दरख्त पर चढ़ रहा था। वो इतनी इतनी ऊंचाई पर चढ़ जाता है, उसमें तो बहुत ही जबरदस्त खूबी है। वो बंदर की ये खूबी देखकर बहुत खुश हुए। फिर आ गई मोर की बारी कि मोर में खूबसूरती तो है ही, उसके पर बहुत खूबसूरत हैं। वो और क्या क्या कर सकता है। फिर मोर ने अपना करतब दिखाना शुरू किया। मोर तो नाचता ही बहुत अच्छा था। बड़ी खूबसूरती से वो चलता और डांस करके दिखाता। मोर, एक तो उसके पंख बहुत खूबसूरत थे, दूसरा वो बहुत ही सुंदर तरीके से चलता था, और तीसरा मोर ने जब नाच कर दिखाया तो बंदर और तोता हैरान रह गए कि मोर कितने अच्छे तरीके से नाचता है। क्या उसके पंख हिलते हैं। वाह भाई वाह। मोर अपनी खूबसूरती और करतब दिखा रहा था और साथ ही साथ दोनों से कहने लगा, अब बताओ, हो गई हो ना हैरान मेरा ये करतब देखकर? देखो देखो, अभी तो अच्छे से देखो मैं कितना प्यारा डांस करता हूँ और मेरे पंख कितने खूबसूरत हैं। देखो, तुम्हें अब अच्छे से दिखाई देगा। बंदर और मोर ने अपना अपना करतब दिखा दिया। फिर आ गई तोता मियाँ की बारी। तोता मियाँ ने जब अपना करतब दिखाया तो मोर और बंदर भी हैरान रह गए। तोता मियाँ बहुत अच्छे से उड़ सकता था। तोता मियाँ ने यूं उड़ना शुरू किया और आसमान में उड़ते उड़ते बहुत लुत्फ उठाते गए और दूर निकल गए। और फिर जब तोता मियाँ वापस आए तो मोर और बंदर दोनों हैरान रह गए कि तोता मियाँ की परवान तो बहुत ऊंची है, तोता मियाँ तो बहुत उड़ सकते हैं। तोता मियाँ, बंदर और मोर तीनों ने अपने अपने करतब दिखा दिए। तीनों ही बहुत खूबसूरत थे। तीनों ने अपनी खूबियाँ दिखाई, अपने अपने जौहर दिखाए। तीनों ही बहुत मुतासिर हुए एक दूसरे की खूबियाँ देखकर और फिर तीनों आपस में फिर से बातें करने लगे और उन्होंने फैसला किया कि उन्हें किसी को भी बुरा नहीं कहना चाहिए। सब ही अच्छे और खूबसूरत हैं और सब में अल्लाह ताला ने कोई ना कोई सलाहियत रखी है। फिर बंदर तोता मियाँ और मोर से कहने लगा, हाँ भाई मेरे प्यारे दोस्तों, मैं खूबसूरत भी हूँ और मेरी रंगत भी बहुत खूबसूरत है। तुम सब ने देखा कि मैं ऊंचाई पर चढ़ सकता हूँ, मैं दरख्तों पर छलांगे लगा सकता हूँ, मैं पेड़ों पर चढ़कर फल खा सकता हूँ। मेरे में भी बहुत सारी खूबसूरती है और सलाहियतें हैं। फिर मोर मियाँ बंदर और तोता से कहने लगे, हाँ मेरे दोस्तों, मैं खुद को बहुत खूबसूरत समझता था, लेकिन जो सलाहियतें मेरे पास नहीं वो तुम लोगों के पास है, और जो तुम लोगों के पास सलाहियतें हैं वो मेरे पास नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम तीनों को ही अल्लाह ने बनाया है और किसी न किसी मकसद के लिए बनाया है। हम तीनों में खूबसूरती अपनी अपनी जगह और तीनों की सलाहियतें भी अपनी अपनी जगह हैं। इसीलिए हमें किसी को भी बुरा नहीं कहना चाहिए। मोर की बात सुनकर तोता मियाँ बंदर और मोर से कहने लगे, हाँ जी मोर भाई, बंदर, और तुमने बिल्कुल ठीक कहा। बंदर ऊंचाई पर चढ़ सकता है और तुम इतना अच्छा नाचते हो और तुम्हारे पंख कितने खूबसूरत हैं और मैं भी कितना खूबसूरत हूँ। देखो, मैं भी आसमान पर बुलंदी पर उड़ सकता हूँ और अपनी मज़े की ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। तो हम तीनों को अल्लाह ताला ने बनाया है और हम तीनों में अपनी अपनी जगह ही खूबसूरती है। तो सही कहा मोर भाई, मुझे तुम्हारा और बंदर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और तुम्हें मेरा नहीं उड़ाना चाहिए। इस तरह उन तीनों की बहस खत्म हो गई। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और कभी भी अपनी खूबसूरती पर गरूर नहीं करना चाहिए और ना ही दूसरों की खामियों के बारे में हमें बताना चाहिए, क्योंकि हम सबको अल्लाह ताला ने बनाया है और हर किसी में कोई ना कोई खूबी और सलाहियत ज़रूर है। तो प्यारे बच्चों, आपने भी कभी किसी की बुराई नहीं करनी, ना ही किसी का मजाक उड़ाना है। हमेशा एक दूसरे की कदर करनी है, क्योंकि हम सबको अल्लाह ताला ने बनाया है।
प्यारे बच्चों, अगर आप इसी तरह की मज़ीद कहानियाँ देखना और सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नन्ही टूनी चिड़िया अपनी दोस्तों के लिए चाय बना रही थी और साथ में गरम गरम कबाब भी तल रही थी। उसने एक ट्रे में चॉकलेट कप, केक्स और बिस्किट भी रखे हुए थे कि इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई। टूनी चिड़िया ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक इंतहाई खूबसूरत चिड़िया, जिसने बहुत सा जेवर पहन रखा था और जिसके पर भी बहुत खूबसूरत थे, वो सामने दरवाजे के खड़ी थी। टूनी चिड़िया ने उससे पूछा। जी, आप कौन हैं और आप किससे मिलना चाहती हैं? वो कहने लगी। मेरा नाम सितारा परी है। टूनी चिड़िया ने पूछा। आपको मुझसे क्या काम है? तारा परी बोली। जरा मुझे अपने घर में दाखिल होने की इजाजत दो। टूनी चिड़िया सितारा परी से बोली। आप मेरे घर आके क्या करेंगी? सितारा परी बोली। आपके मेहमान खाने में कुछ देर आराम करूंगी। टूनी चिड़िया ने सितारा परी को अंदर आने की इजाजत दे दी और खुद जाकर चाय लेने बावर्ची खाने में चली गई और सितारा परी टूनी चिड़िया के मेहमान खाने में बैठ गई। कुछ ही देर में सितारा परी ने वहां पर एक मोती रखा और खुद वहां से गायब हो गई। जब तक टूनी चिड़िया चाय लेकर आई उतनी ही देर में सितारा चिड़िया जा चुकी थी, लेकिन मेहमान खाना खुशबुओं से महक रहा था। टूनी चिड़िया ने हैरत से देखा। अचानक ही उसको वहां पे एक खूबसूरत सफेद रंग का मोती नजर आया। टूनी चिड़िया ने कहा, वाह, यहाँ पे कितनी जबरदस्त खुशबू है। कमरा महक रहा है खुशबुओं से। ओह, ये सफेद मोती, ये क्या है? टूनी चिड़िया ने जैसे ही वो खूबसूरत मोती देखा और टूनी चिड़िया उस खूबसूरत मोती के पास आई। खूबसूरत मोती को देखते ही टूनी चिड़िया एक और ही दुनिया में पहुंच गई। उसने वहां पर क्या देखा कि वो बलाई के एक पहाड़ पे खड़ी है। उसने उधर की सैर की, खूब मज़ा किया। वो इधर से उधर जाने लगी और खूब इंजॉय कर रही थी और साथ ही साथ पहाड़ों पे चल भी रही थी। फिर टूनी चिड़िया उड़ने लगी। उड़ते ही उड़ते उसको प्यास महसूस हुई और उसने कहा कि अब उसको पीना चाहिए कुछ। और फिर वो वहां पर दूध की नहर के पास आ गई। उसने क्या देखा, बलाई पहाड़ों के पास दूध की नहरें हैं जो नीचे को बह रही हैं। पहाड़ भी इतने खूबसूरत हैं। वहां पर ही दूध की नहरों के पास कुछ दूध के कटोरे पड़े थे। टूनी चिड़िया उनमें से एक कटोरे के पास आई और आगे बढ़ी। उसने दूध पिया और बहुत लुत्फ उठाया। हर तरफ खूबसूरत फूल थे। वहां पे कई रंगों के शरबत भी थे। टूनी चिड़िया वो सब देखकर बहुत इंजॉय कर रही थी। फिर टूनी चिड़िया उस जगह पड़े शरबतों के पास आई और वहां पर शरबत पीने लगी और बहुत खुश हुई। फिर टूनी चिड़िया वहां पर सैर करने लगी और वहां पर एक खूबसूरत सी जगह पहुंची जहां पे उसने रंगारंग परियां देखी। वहां पर बहुत कुछ था, रंग बिरंग फूल, तितलियां, सितारे, मोती। वो सब देखकर वो बहुत खुश हुई। यकायक देखते ही देखते टूनी चिड़िया को सितारा चिड़िया नजर आई और टूनी चिड़िया उस दूध की नहर के पास आई और सितारा चिड़िया टूनी चिड़िया से कहने लगी, टूनी चिड़िया, इधर मेरे करीब आओ। टूनी चिड़िया ने सितारा चिड़िया से कहा हाँ कि आपने मुझे क्या कहना है? आप मुझे अपने पास क्यों बुला रही हैं? फिर टूनी चिड़िया सितारा चिड़िया के पास आई और सितारा चिड़िया ने टूनी चिड़िया से कहा, आप अपनी आंखें बंद कर लो। जैसे ही टूनी चिड़िया ने आंखें बंद की, कुछ ही देर बाद एक और आवाज आई, आंखें खोल लो टूनी। टूनी चिड़िया ने जैसे ही आंखें खोली तो उसने क्या देखा, उसने खुद को अपने घर के मेहमान खाने में खड़ा पाया। वो ये देख के हैरान हुई कि घड़ी की सुइयां रुकी हुई थी और उसकी सहेलियां चाय के लिए उसका इंतजार कर रही थी। टूनी बोली, आह, शायद ये एक ख्वाब था। और चाय डालने बावर्ची खाने की तरफ उड़ गई। प्यारे बच्चों, अगर आप इसी तरह की और भी टूनी चिड़िया के ख्वाबों वाली कहानियाँ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।